भूख लग रही है। मेरा भी टाइम नहीं हुआ। बाहर ओके, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि किसी भी जगह को कहाँ से बताना शुरू किया जाए। खास तौर पर जो महरौली, उसे बयां करना भी आसान है और साथ में मुश्किल भी बहुत। जैसा महरौली के लिए मैं बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी, बहुत पुरानी लाइब्रेरी, और जिसमें अंधेरा है, और आप किसी एक किताब पर, एक अफसाने पर जो है आप हाथ रखें और आपके ऊपर उसके साथ साथ ढेरों किताबें और ढेरों अफसाने एक साथ रख जाएंगे, और इसमें परत दर परत महरौली जो है, इसमें काफी सारी लेयर्स ये जो बनी है वक्त के साथ साथ। मतलब इसमें यहाँ आपको राजपूत जमाने से लेकर और 1947 के जब मुल्क तकसीम हुआ है तब तक के दाग जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब ऐसा क्या है कि पूरी दिल्ली में का इतिहास जो है आप एक किनारे रख दें एक तराजू पर, और महरौली का जो इतिहास है एक तराजू पर रख दें तो भारी हो जाए। मोहतरमा मरहूम सादिया देहलवी साहिबा जो है, उनकी एक किताब है जिसमें वो ये जिक्र करती हैं कि महरौली जो है वो एक पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर से जो प्रॉफिट सोलोमन है, जिन्हें हजरत सुलेमान भी कहा जाता है, उनका तख्त जो है इसके ऊपर से गुजरा था, और उन्होंने इस पहाड़ के अंदर से नूर उठता हुआ देखा। हिंदुस्तान में जो तसव्वुफ है, जिसे आप सूफीज़्म के नाम से जानते हैं, उसकी जो धारा है, उसकी जो गंगोत्री है, वो टेक्निकली यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुई। कि जितने भी मध्य एशिया से सूफी आए, खुरासान, वो पहले यहाँ आए और यहाँ से होकर फिर वो अलग अलग जगह जो चले। तो बहुत तवील वक्त, बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पर जो हुकूमत का जो तख्त है वो यहीं रखा रहा। मतलब बहुत सारे शहर बने और फिर उसके बाद बिगड़ गए, फिर बने, फिर बिगड़ गए। पर महरौली एक ऐसा शहर था कि वो बना पर वो बिगड़ा नहीं। बीच बीच में उजाड़ जरूर हुआ। एक जैसे शहरों के लिए कहा जाता है कि शहर खामोशा या किसी शहर का सहरा हो जाना, तो वो एक बहुत कम वक्फे के लिए था। फिर उसके बाद फिर से जो है यहाँ लोग आते रहने लगे। आप लोग ने अगर कभी दिल्ली के लक़ब जो हैं, जो टाइटल्स मिले हुए हैं, जैसे हजरत दिल्ली या फिर खुल्द मक्का या फिर बगदाद हिंद, वो इसी जगह के लिए कहा गया। बहुत जमाने पहले तोमर खानदान के एक राजा ने यहाँ पर एक किला बसवाया, जो यहाँ पीछे, जिसे संजय वन कहा जाता है। और तोमरों के बाद जो है फिर चौहान आए। चौहानों ने जो है उस किले में थोड़े और एडिशंस किए, जिसे आज आप लोग किला राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्हें राय पिथौड़ा कहा जाता था, उनका नाम राय पिथौड़ा था। तो ये उसके जो अवशेष हैं, उसके जो खंडन हैं, उसकी जो दीवारें, वो आपको साकेत, मालवीय नगर और सैदुल्ला जाब में जैसे वो मिल जाती है। और फिर उसके बाद जब तुर्की यहाँ आए तो उन्होंने यहीं से हुकूमत करनी शुरू की, और एक लंबे वक्त तक, जैसे तकरीबन 1206 से आप कहें, और फिर उसके बाद 1290 तक जो एक गुलाम वंश है, जिसे मामलुक खानदान आप कहते हैं, उन्होंने यहीं से हुकूमत की। और फिर उसके बाद यहाँ से शहर वो लेकर गए, राजधानी कहीं और, दक्षिण दिल्ली में ही या फिर जमुना के किनारे। पर यहाँ जो है महल हमेशा आबाद रहे। यहाँ जैसे एक महल था जिसका नाम था कसरे सफेद। तो कसरे सफेद जो है, उसमें जो भी सुल्तान बनता था वहाँ उसको जो है ताजपोशी उसकी की जाती थी। अगर वहाँ नहीं की तो इसका मतलब ये कि अभी वो सुल्तान नहीं। तो आप दिल्ली में किसी भी शहर में जाकर रह लें, वहाँ जाकर राजधानी बना लें, पर आपकी जो ताजपोशी है वो यहीं पहले शहर में होनी, तभी जो है आवाम आपको कबूल कर रही। तो ये जो लेयर्स हैं कि आपके राजपूतों से लेकर ब्रिटिश टाइम से, ये आपको हर कोने में थोड़े थोड़े जो है वो नजर आ जाएंगे। अब जो इमारतों के लिए जो ये कहा गया है वो ऐसा है कि अगर आप महरौली के पहाड़ के ऊपर से कालीन के ऊपर गुजरे, अलादीन से कालीन उठा के, और जाए तो ऐसा लगेगा कि मोती आपने हाथ में लिए हुए हैं, और आपने इस तरीके
तरीके से जो खंडहर है पुराने वक्त के वो बिखरे हुए हैं। अब जैसे यही अभी खंडहर है जिसे आप मकबरा बोलते हैं। अब इसमें जो दफन है, इसमें एक ऐसी शख्सियत दफन है जिन्हें बॉलीवुड ने अगर उजागर नहीं किया होता तो शायद लोग उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं, मतलब खासो आम में वो इतने मशहूर नहीं है। आप लोगों ने आशुतोष साहब की एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर। जोधा अकबर में दिखाया गया है कि बादशाह अकबर जो उनके कई जोधा भाई फॉस्टर ब्रदर्स। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो बेगमें होती थी, बादशाहों के जो बच्चे होते थे, वो दाइयाँ पाला करती थी। और ये जो रिवाज है ये हमारे यहाँ बहुत पुराना है और हर घर में अमूमन जो है जो बड़े खानदान हुआ करते थे उनमें ये फॉलो होता था कि दाइयाँ हुआ करती थी। तो जो दाइयाँ होती थी उनका भी जो मयार है, उनका भी जो मर्तबा है वो असल माँ जैसा ही होता था, कई बार ज्यादा हो जाता था। तो जैसे इसमें दिखाया गया है माहम मंगा, उनका नाम है माहम अंगा। तो जो दाई है वो हो गई अंगा, तो उमूमन लोग महा बोलते हैं, माहम बीबी, माहम अंगा। और जो अंगा के शौहर है, जो फॉस्टर फादर कहे जाते थे, वो कहे जाएंगे अटगा। और जो उनके बच्चे हैं, जो उनके बेटे हैं, वो कहे जाएंगे अटका और अंगा के कोका। अंगा, अटका और कोका। जैसे इनके एक भाई थे बादशाह अकबर के जिन्हें अजीज कोका कहा जाता था, जिनकी मजार हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास है, जिसे 64 खंबा के नाम से जो है आप लोग जानते हैं। तो इसमें जो है अदम खान दफन, अदम खान जो महामंगा के बेटे थे। अब जब उस फिल्म में महामंगा ये बात का क्लेम करते हैं ऐश्वर्या राय साहिबा के सामने कि हाँ हम हैं उसकी माँ और हमने उसके लिए सीने पर तीर खाए, तो गलत बयान नहीं कर रही है। ये ऐसा सच में हुआ है कि जब बादशाह अकबर जो है, जब वो शहजादे थे, बहुत छोटे थे, तो उन्हीं के चचा ने जो है जिस खेमे में ये रुके हुए थे वहां पर हमला कर दिया था। तो बादशाह हुमायूं जो बादशाह अकबर के पिता हैं, वो और उनकी जो माता है हमीदा बानो बेगम साहिबा, उन्हें जो है आनंद फानन में वहां से निकलना पड़ा। एक कारवां ऐसे निकल गया रात में, और एक कारवां जो है जिसमें माहम बीबी थी, महामंगा, वो जो है शहजादे अकबर को जो है सीने से लगाकर वो निकल गए। पर उनके ऊपर जो है फिर उनको पकड़ लिया गया, तीर जो है वो चलाए गए। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को जो है मतलब जो शहजादा है उसे छुपा लिया अपनी आगोश में, और उसकी परवरिश की बचपन में जैसे अपने एक सगे बेटे की जाती है। तो आदम खान जो है जो इसमें दफन, आदम खान और शहजादा अकबर जो वो बचपन में पतंगबाजी करते थे, वो कबूतर उड़ाया करते थे, तलवारबाजी करते थे, साथ में शिकार पर जाते थे। तो जो बचपन में जो खेल खेले जाते हैं वो ये सब साथ में किया करते थे। इसलिए उस मूवी में जो दिखाया गया है कि आदम खान इतने हक से बादशाह अकबर को कुछ सुना रहे हैं, तो उसके पीछे एक पूरी एक दास्तान, उसकी एक बैक स्टोरी है कि वो बचपन से किस तरीके से रहे। दरबार में प्रोटोकॉल होता है तो आप सबके सामने जो है वो आप ऐसे बात नहीं कर सकते, पर घर में जाकर तो हम एक दूसरे से बदतमीजी कर ही लेते, मेहमानों के सामने अपना एहतराम कर लेते। तो आदम खान जो है उनसे ये बहुत मोहब्बत करते थे अकबर जो है। तो जब भी आदम खान की और अजीज कोका की कोई शिकायत लेकर बादशाह अकबर के पास जाता था, तो बादशाह अकबर कहा करते थे कि मेरे और उसके दरमियान दूध की धारा बनी और हमारे हिंदुस्तान के कहना कि यहाँ पर दूध का कर्ज जो है वो ज़्यादा भारी होता है उनसे। तो फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। जब गलतियाँ गुनाह में तब्दील हो जाते हैं तब इंसान का जो वो सब्र का मटका है वो भर जाता है। छोटी छोटी गलतियां इंसान करता जाता है और उसे लगता है कि ये भुला दी जाएंगी, पर ये गलतियां अगर इनको गठरी में बांध दिया जाए तो फिर गुनाह का रूप ले लेती हैं। अब इनको जो है आप लोगों ने एक सीन और देखा होगा, मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे उस मूवी का रेफरेंस देना पड़ रहा है, पर वो ज़्यादा आसान है तो कनेक्ट
विद द कैरेक्टर। तो उसमें एक और सीन है कि वो जब उनकी आमिर की राजकुमारी से ब्याह होता है तो उसके बाद जो है वो सुबह सुबह एकदम तड़के चले जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ गए हैं, तो बताया जाता है कि वो मालवा से जो है एक संदेश वाहक आया था और फौरन जो है वहां निकल गए। अब ये जो मालवा से जो संदेश वाहक आया था, इसकी एक बैक स्टोरी है जो इससे जुड़ी हुई। ये कहा जाता है कि इस जगह पर बहुत औरतें नहीं आती, औरतों का श्राप है इस शख्स को जो इसके अंदर दफन है। अब क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सच्चाई के साथ जो है लोग गाथाएं जो है वो साथ में चलती हैं और आप उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो हुआ ये कि आदम खान की अगुवाई में बहुत बड़ा लश्कर जो है, जब बादशाह अकबर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे तो उन्होंने दूसरे दो राज्य थे उन सबको जो है अपने मुगल तख्त के पाए तले जो है उनको लाने की कोशिश की। अब उसके पीछे वजह है कि अगर आप उसको हुकूमत को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक जो है आप एक अमन कायम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे जो वजीर आला हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो ये बात कहते हैं कि भाई केंद्र में भी अगर हमारी हुकूमत है तो राज्य में भी होनी चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि अगर केंद्र में हमारी हुकूमत है तो राज्यों में भी जो है हमारी हुकूमत होनी चाहिए। तो पुराने अफगान शासन का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था मालवा के शाह सूरी के जमाने, जिसे हुकूमत में लेकर आना था। अब यहाँ के जो सुल्तान थे उनका नाम था बाज बहादुर, और आप में से सभी ने बाज बहादुर और रूपमती का नाम सुना होगा। अब ये मालवा पहुंचे वहां तो ये कहा जाता है कि जो बाज बहादुर हैं वो कला प्रेमी थे और कला के धनी थे, और जब उन्हें रूपमती से मोहब्बत हुई तो उन्होंने तलवार वगैरह और सिंहासन को तो दरकिनार कर दिया और अपने वो जो दरबारी थे उनको दे दिया वो चलाने के लिए, और अपनी प्रेमिका के साथ जो है वो राग में और शायरी में जो है वो डूबे रहते थे। तो जब मुगल संदेश वाहक वहां पहुंचा ये बताने के लिए कि अब हमारी हुकूमत है और आपको अपना राज्य हमारे परचम तले लाना पड़ेगा, तो इन्होंने उस बात पर कान नहीं धरे। तब जाकर इन्होंने बादशाह अकबर ने कहा कि भाई अब जाओ जरा उनको समझाओ, फौज लेकर जाओ। अब जब ये फौज लेकर वहां जा रहे थे तो रास्ता लंबा था, तब तक जब फिर एक संदेश वाहक वहां पहुंचा। तो जो रूपमती हैं उन्होंने भाई बाज बहादुर जो है उनको समझाया कि अब वक्त आ गया है कि आपको जंगे मैदान में जाना पड़ेगा। तो अब शकुन हुए बहुत सारे। एक अब शकुन जो है ये हुआ कि जो मुगल संदेश वाहक है उसे वहां किसी शेर ने जो है मार डाला। तो यहाँ ये बात फैल गई कि भाई उन्होंने मार दिया है। फिर उसके बाद जो है एक दरबार लगाया गया, जितने भी बैनरमैन हैं उन सबको बुलाया गया, सारे जितने भी वॉर लॉर्ड्स थे कि भाई अब लड़ने का वक्त आ गया। तो जब इन्हें बाज बहादुर को तख्त पर बिठाया गया तो इनके सर पर जैसे ही ताज रखा जा रहा था वो नीचे जमीन में गिर गया रेत में। इसको भी अपशकुन माना गया। तो इस तरीके से जब कई अपशकुन हो गए तो वहां के जो वॉर लॉर्ड्स थे उनका यकीन जो है बाज बहादुर में खो गया। पर एक जंग हुई आदम खान की फौज के बीच में और मालवा की फौज के बीच में, जिसमें आदम खान जो है वो विजयी हुए। अब ये विजयी जब हुए तो ये हरम की तरफ बढ़े और इन्होंने जो रूपमती हैं उनकी सुंदरता के बारे में जो उनके चर्चे सुन लिए थे। जो बाज बहादुर हैं ये आपके चले गए थे खान देश की तरफ युद्ध भूमि से, जो है जब ये हार गए तो ये वापस नहीं आ पाए। अब जब ये आदम खान जो है जब वहां गए तो इन्होंने जो है रूपमती से कहा कि भाई आप जो है मेरे हरम में आ। तो रूपमती जो थी उन्होंने मना कर दिया, तो उनको वक्त दिया। तो रूपमती ने ये कहा कि मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहती हूँ। आपको पता है कि जो बादशाह अकबर हैं जिन्हें महान अकबर कहा गया है इतिहास के पन्नों में, उनके ऊपर दो प्रेमिकाओं की बददुआएं। एक तो रूपमती हो गई और एक और है, गैस करें आप। चलिए, उनका ताल्लुक कश्मीर से। हब्बा खातून। हब्बा खातून वहां के जो सुल्तान थे वो उनकी बेगम थी।
इन दोनों प्रेमिकाओं के शौहर का जो कत्ल है, उनके जो खून के दाग हैं, वो बादशाह अकबर के हाथ से। तो ये रूपमती जो थी, जबकि बादशाह अकबर इस बात से बेखबर थे, क्योंकि बाहर तो उनके कमांडर संभाल रहे थे ना। रूपमती चाहती थी कि वो एक बार बादशाह अकबर से मिलने और फिर जो वो फैसला करें फिर उसके बाद वो हो जाए। पर आदम खान जो थे वो माने नहीं। इन्हें जो है उन्होंने कुछ दिन का वक्त दिया कि तब तक जो है आप मान जाएं, वरना जो है हम ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे। अब रूपमती जो थी वो एक रोज एक दासी का भेष धारण कर कर जो है फूल वाली बनकर जो है वो निकल गई, पर वो भाग नहीं पाई। आदम खान के सिपाहियों ने फिर उन्हें पकड़ लिया। अब जो है आदम खान ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दी कहीं भागने का। उनसे बिहार जाने के लिए जो उन्होंने जगह पेशकश की, तो जो रूपमती थी इन्होंने वही अपना शादी का जोड़ा पहना जो इन्होंने अपने ब्याह में पहना था, और ये कहा जाता है कि इन्होंने जहर खाया और फिर उसके बाद जब ये सोई तो फिर उठी नहीं। मालवा में आदम खान ने लूट का बाजार गर्म किया, वहां से हाथी लूटे, वहां का खजाना लूटा, पर इस बात का जो हिसाब और किताब है वो इन्होंने आगरा नहीं भेजा। वहां सिर्फ ये बताया कि थोड़ा सा खजाना, कुछ मुट्ठी भर हाथी जो है इन्होंने जीते। अब जब इस लूट मार की जो खबर है बादशाह अकबर तक पहुंची तो वो बड़े रंजीदा हुए। उन्होंने इनको समझाया भी, पर ये समझे नहीं। और फिर उसके बाद वही जो मूवी में आता है, जो आप देखते हैं कि अटका खां साहब जो है, जो वजीर आजम, उनका कत्ल जो है आदम खान कर देते हैं। और उस वक्त जब ये कत्ल करते हैं तो बादशाह अकबर जो है वो हरम में दोपहर का वक्त सो रहे हैं, और जैसे ही आवाज बुलंद होती है तो ये वहां से निकल कर आते हैं। तो इनके बदन पर अंगवस्त्र नहीं, इन्होंने नीचे जो है एक बस लंगोट के सहमत जो है वो पहनी हुई, वो बाहर निकल कर आते थे। और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि आदम खान ने जो है अटका खां साहब का कत्ल कर दिया है, तब इनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है और ये उसे ऐसा घूंसा जड़ते हैं कि वो नीचे गिर जाता है। बादशाह अकबर के घूंसों का जिक्र है इतिहास में कि उनका घूंसा बहुत तेज लगता था। ऐसा ही एक घूंसा उन्होंने जो है अपने बेटे सलीम को मारा था, जिसे आप जहांगीर बोलते, और उनको जब मारा तो उनका दिमाग जो है वो चकरा गया था, वो उठ नहीं पाए। तो जब ये घूंसा इसको आदम खान को लगा तो वो उठा नहीं, और फिर उसके बाद जो है सिपाहियों को हुक्म दिया कि आप जो है इसको नीचे फेंक दो। अब जो ये सिपाही थे वो ये जानते थे कि बादशाह अकबर जो है वो गुस्से में ये फैसला ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े हौले से उसको नीचे फेंक, ताकि उससे जख्मी हो, उससे ज्यादा कुछ ना हो। पर बादशाह अकबर जो थे उनका गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। इतिहास में ये आया है कि बादशाह अकबर को जब गुस्सा आता था तो उनके मूंछों के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते थे। तो उन्होंने फिर जो है उसको हुक्म दिया कि उसको ऊपर लाया जाए, और फिर उसको ऊपर लाया गया, और फिर उसके बाद जब उसे नीचे फेंका गया तब जो है आदम खान की जो रूह है वो उसके तन से जुदा हो गई। उसके बाद से हिंदुस्तान का एक नया जो बाब है, जो एक नया चैप्टर है वो शुरू होता है। ये वाकया तकरीबन 1561 या 62 के आसपास का है, और फिर आदम खान को जो है वो यहाँ दफनाया गया। अब आप लोगों को ये एक मुगल इमारत नहीं लग रही होगी, क्योंकि मुगल इमारत जो है, चाहे किसी को आर्किटेक्चर की मालूमात है या नहीं है, वो देखकर बता देता है कि मुगलों की इमारत है या मुगलों के आने से पहले की इमारत है। अब जब ये खबर लेकर बादशाह अकबर जो है वो माहम अंगा के पास पहुंचे कि मैंने जो है आदम खान का कत्ल करा दिया, तो जो वो कुछ कहीं नहीं, उन्होंने कहा एक हुकूमती फैसला था। तो उन्होंने अपने आप को जो दरबार में उन्होंने उनका एक होता था वहां से जो उन्होंने अपने आप को फारिग करा लिया और रिटायरमेंट ले ली, और फिर उसके बाद जो है फिर वो गम के अंधेरों में जो है वो खोती चली गई। और ये कहा जाता है कि चंद महीने बाद जो महामंगा है उनका भी इंतकाल हो गया। आदम खान के साथ साथ यहाँ महामंगा को भी दफनाया गया, दोनों की कब्रें बनवाई गई। अब ये अगर आप इस मकबरे को देखें तो ये ऑक्टेगन शेप में है। उम्मूमन ऐसे मकबरे पठानों के हैं दिल्ली में, शेरशाही जमाने के। अगर आप चले जाएं लोधी गार्डन्स तो वहां आपको मिल जाएगा। अगर आप चले जाएं बादशाह हुमायूं के मकबरे में तो अंदर दाखिल होने से पहले सीधे हाथ पर ईसा खान नियाजी साहब का मकबरा है। ईसा खान नियाजी साहब के ही खानदान से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम इमरान खान है। तो नियाजी जो है वो एक कबीला है।
तो जो लोग गद्दार होते थे उन्होंने अफगानों को, पठानों को हमेशा गद्दार जाना। मुगलों की राजपूतों से तो बन गई पर पठानों से नहीं बनी। ये कहा जाता है कि जब ईरान ये पहुंचे तो वहां के जो शाह हैं उन्होंने बादशाह हुमायूं से पूछा कि वहां की कौमों के बारे में बताओ जो लड़ने वाली। तो उन्होंने कहा कि वहां दो कौम है, एक तो पठान लड़ते हैं और एक राजपूत लड़ते हैं। तो जो वहां के शाह हैं उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि आप जो राजपूत हैं उनसे विवाह के संबंध बने और जो पठान हैं उनके हाथ से तलवार लेकर उन्हें व्यापारी बना दिया। ऐसा ही हुआ, पठान तो व्यापारी हो गए और राजपूतों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध कायम किए और इस तरीके से जो मुगल हुकूमत के जो पाए वो और मजबूत हो गए। तो जो ये पठान थे जिनके मकबरे और जिनकी इमारतें इस शेप में जो है वो बनती थी, मुगलों ने हमेशा इनको गद्दार कहा। ये गद्दार ये बताने के लिए दुनिया को कि देखो इन्होंने क्या किया था, इसलिए इन्होंने इस शेप का, ये कहा जाता है हर बात की 1000 दास्तान होती है और कुछ चंद ही निकल कर आती है। तो ये कहा जाता है इसमें देखिए क्या बेहतरीन की हमने क्या था लिखा हुआ है कि इसके ये ऑब्जेक्ट शेप में जो है इसको बनाया गया है। अंदर पहले जा सकते थे पर यहाँ बहुत ज्यादा बदतमीजियां होने लगी थी, तो ये अच्छा किया कि ऐसा ही नहीं, यहाँ पर ये दरवाजे लगवा दिए और अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो अंदर वाली जो कब्र आप देख रहे हैं ये बहुत रिसेंट है, 20वीं सदी की शुरुआत की जो है वो बनी होगी। जो पहले वाली जो कब्रें थी, जो मुगल जो कब्रें होती हैं, वो जो दोनों कब्रें जो है वो हट गई। और जब आप इसमें अंदर दाखिल हो रहे थे इस मकबरे के अंदर, तो आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी इस तरफ है और एक सीढ़ी इस तरफ है। उमूमन ऐसा आपको ब्रिटिश बंगलों में दिखता है। तो इस जगह को एक ब्रिटिश बंगलों के तौर पर भी इस्तेमाल किया, इसको एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ, इसका पुलिस स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ, मतलब ब्रिटिश जमाने में एक सरकारी इमारत के तौर पर। और वो कैसे इस्तेमाल हुआ, जब हम यहाँ से निकलेंगे ना तब मैं आपको बाकायदा एक मुगल मकबरा दिखाऊंगा जिसमें पहले तो एक डिस्पेंसरी जो है वो चलती थी, बट अभी हाल ही में जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने उसको अपना दफ्तर बना दिया। अभी जब यहाँ से आप आ रहे थे तो कोई आप लोग जो पैदल आ रहे थे उन्होंने एक चीज नोटिस की, आप जब राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो युवा जब नेहरू केंद्र है राइट हैंड साइड पर, उस केंद्र का जिक्र जो है हांडा साहब की एक उर्दू की किताब है, शायद दिल्ली की आखिरी शाम या समथिंग, एक बहुत प्यारा सा छोटा सा उर्दू नॉवल है वो। उसमें जो है वो ये बात बयां करते हैं कि दिल्ली के जो लड़के हैं वो शांझ होते ही जो है वो एक दफ्तर है, वहां जाकर बैठकर जो है वो तफरीह करते हैं, बातें करते हैं। और जो उसकी निशानदेही उन्होंने बताई, वो बताते हैं कि कुतुब मीनार, ये वाली तो दीवार तो खैर अभी हाल ही की है ना, इसके अंदर जो आयरन पिलर है उस आयरन पिलर के ठीक सामने जो है उस दफ्तर का जिक्र किया। तो आप ऐसा करें कि ऐसे राउंड ले लें और फिर उसके बाद यहाँ से उतर कर जो है फिर हम लोग बाजार की तरफ जाएंगे। एनी क्वेश्चन जो कुछ ना समझ आया, मैं बहुत आसान करके कोशिश करता हूँ जी। भूल भुलैया क्यों है इसका नाम भूल भुलैया क्यों है? आई अब ये कहा जाता है कि इसमें भी किंवदंती है कि ये सही है या नहीं है, पर ये लोकल लोगों में ये मान्यता है। अब जैसे वो रोशनदान वो नजर आया, वो झरोका जो बना हुआ, अब अगर हम इधर जाए, इधर सीढ़ियां हैं और वो इस तरीके से अंदर जाकर, तो ये कहा गया कि एक जमाने पहले यहाँ कोई बारात आई और वो कुछ लोग जो हैं वो चले गए उसमें, एंड दे कुड नॉट फाइंड द वे बैक। तो वो तब से जो है इसको भूल भुलैया के नाम से जो है वो जाना गया। पर कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद भी, वो ये कहते हैं कि जानकर बादशाह अकबर ने इसको ऐसा बनाया कि कोई जो है वो सही जगह ना पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें बड़ा आदम खान से जो है बहुत ज्यादा गिला था, बहुत शिकवे थे कि इतनी मोहब्बत के बाद भी जो है उन्होंने इतना धोखा दे दिया। आइए हम यहीं से निकल करें। बंद कर दिया है।
क्या आप लोगों ने घरों में ऐसे ताक देखे? ये तो भी एक लाल बलुआ पत्थर का जो है वो बना हुआ है और ये शुरुआती दौर का है। मतलब मुगल जो आर्किटेक्चर है आपका वो अपने उरूज पर जो पहुंचा है वो बादशाह शाहजहां और जहांगीर के बाद से जो है मतलब बादशाह शाहजहां के जमाने में एकदम अपने उरूज पर। तो पहले इस तरीके की ताक होती थी जिन्हें आप आला भी बोलते हैं, जिनमें चिराग जो है या सामान भर के रखे जाते थे। ये थोड़ी और बड़ी हो, शाहजहां के जमाने में थोड़ी और आलीशान बनने लगी और इसका एक नाम, इसके अंदर जो है बहुत खूबसूरत नक्काशी होती थी, उसमें पत्थर लगे होते थे जैसे फिरोजा होता है ना उस तरीके याकूत वगैरह। तो वो बड़े खूबसूरत होते थे जो वो नक्काशी जो है जब वो किया करते थे उसमें इनले वर्क होता था। इसको बोला जाता था चीनी खाना। चीनी खाना? हाँ, चीनी चीनी जो पत्थर से आया, खाना मतलब हो गया घर। एक होता है खाना और एक होता है खाना, जैसे खाने काबा या दवा खाना या कुतुब खाना। अब जैसे मैं बताता हूँ कि उर्दू में अगर नुक्ता ना लगाया जाए तो किस तरीके से पूरा सेंटेंस बदल जाता है कि दादा जान दवा खाने गए और दादा जान दवा खाने गए। तो इसमें फर्क है ना। हाँ, उन्होंने बदलते रहे, उन्होंने अपने दफ्तर वगैरह बना लिए। आप लोगों ने एक परिंदे का नाम सुना है जिसका कुरान में जिक्र है और उसकी बड़ी इज्जत की जाती है उस परिंदे की। इस परिंदे का नाम है अबाबील। अंग्रेजी में इसका नाम है तो मुझे नहीं पता, अच्छा हर परिंदे का नाम अंग्रेजी में कुछ होता है। इस अबाबील के ऊपर पूरी मतलब कुरान में एक आयत है और ये अबाबील जो है वो इसमें है। ये अबाबील का घोंसला है। ये आपको पुरानी इमारतों में नजर आएगा ये, और जैसे वहां भी बना हुआ है। मेरे कहने पर जो है मतलब इस चीज को अगर आपको समझना है कि अबाबील जो है वो क्यों इतना ज्यादा सेक्रेट एक परिंदा माना जाता है इस्लाम में, तो एक ईरानी एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक मूवी बनाई थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। आप पूरी मूवी बेशक ना देखें पर उसके शुरू के 5 या 10 मिनट देखने हैं, तब आपको उसमें अंदाजा होगा कि अबाबील की इतनी इज्जत क्यों की जाती है। ये कहा जाता है कि जो खाने काबा है, जो काबा है उसके ऊपर जब दुश्मनों ने हमला किया उस पर कब्जा करने के लिए, तो वहां से जो है मक्का से लोग निकल कर चले गए। मतलब वो लड़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। तो वो बड़े बड़े हाथियों पर जो है वो आए थे। तो ये कहा जाता है कि ये जो अबाबील है, ये जो परिंदा है, ये झुंड में जो है आसमान में निकले और इन्होंने कंकर उठाए अपने मुंह में और कंकर दबा कर जो है ये उड़ रहे थे और इन्होंने वो सिर्फ कंकर फेंके ऊपर से और वो जो पूरी जो हाथियों की जो फौज है वो फौत हो। इसको बड़े खूबसूरती से जो है इस फिल्म में दर्शाया गया और ये इतना शर्मिला परिंदा है कि आपको ये कहीं नजर नहीं है, इसके घोंसले बस कहीं कहीं नजर आते हैं। आइए सरकारी दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसमें से वो कब्रें जो है वो हटा दी। जैसे बादशाह हुमायूं के मकबरे के ठीक सामने एक और मकबरा है जिसे सब्ज बुर्ज कहा जाता है, वो पुलिस स्टेशन के तौर पर जो है उसका इस्तेमाल होता था। वहां से भी जो है उन्होंने कब्र हटा दी थी। बाद में जब एक और अफसर यहाँ आए और तो उन्होंने इस जगह को खाली करवाया और फिर यहाँ एक निशानी के तौर पर एक कब्र जो है वो बनवाया है। दोनों कब्र बेशतर होता ये है कि ऊपर सेलोटैप है और जो असल में जो कब्रें हैं वो नीचे क्रिप्ट में होती हैं। तो इसमें होंगी, नीचे होंगी वो मिट्टी की जो है वो बनी।
तो अभी ना राइट साइड पर आप नोटिस करते चलेंगे और जब आप चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि पुरानी नई इमारतों में पुरानी इमारतें किस तरीके से झांकती हुई नजर आ रही हैं। पुरानी दिल्ली की तर्ज पर भी यहाँ पर भी बहुत सारी हवेलियाँ हैं, पर उन हवेलियों का मतलब बहुत तो बिल्डर्स ने ली और उस पर उन्होंने बिल्डिंग इमारतें खड़ी कर दी, पर आज भी कुछ कुछ यहाँ इमारतें बाकी हैं पुरानी।